तो है ना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं बच्चे? पीपीटी शेयर हुई देख पा रहे हैं अपने नजर के सामने? यस सर। अच्छा, आज थोड़ा सा सेटअप में डिफरेंस है क्योंकि आज थोड़ा सा इश्यू है हमारे कनेक्शन के साथ। तो आज वैसे सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, क्लियर है। विजिबल है? ठीक है। ओके, तो हम लोग बस स्टार्ट करते हैं बच्चे अभी कुछ सेकंड्स में। ठीक है, तो बच्चे ये सीपीसी का जो हमारा सेशन है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, देखो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था हमारी लास्ट क्लास में, जहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे कुछ स्पेशल डेजिग्नेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जिनको हम एनिमी एलियन बोल सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको हम फ्रेंडली एलियन बोल सकते हैं। हाँ जी सर, वीडियो नहीं शो कर रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बच्चे? स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, वीडियो ही नहीं चल रहा है। अरे पीपीटी दिखाई दे रही है, पीपीटी दिखाई दे रही है अपनी नजर के सामने। नहीं सर। सर आप नहीं दिख रहे। पीपीटी तो दिख रही है? नहीं सर, पीपीटी भी नहीं दिख रही है। पीपीटी नहीं दिख रही है? यस सर, पीपीटी दिख रही है। सर ये जो कवर पेज है वो दिख रहा है, लॉशाला अब जुडिशरी। बताओ, अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा हाँ है। जी सर। सभी को वो, अच्छा सर वो अभी ठीक। वापस से चला गया शायद। वापस से चलो। अच्छा एक सेकेंड, अब दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, चलो। तो मैं क्या कह रहा था बच्चे, आज जो हमारा डिस्कशन है, जो हमने बातों को शुरू किया था अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ स्पेशल लोगों की बात कर रहे थे और उनको हमारे सिविल लॉ के अंदर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हम लोग ग्रांट कर रहे थे जो प्रोसीजर से रिलेटेड थी। अब देखो इतना तो आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि ये जो भी लोग हैं, देखो किस तरीके से हमारा जो एजेंडा है वो किस तरीके से चलेगा। यहां पर हमको बच्चे समझदारी दिखानी है, स्मार्टनेस दिखानी है। और स्मार्टनेस किस बात में है? स्मार्टनेस इस बात में है कि हम क्या करेंगे, ये जो भी लोग हैं जिनको हम स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, इनके हर एक सेगमेंट को और जो इनको प्रिविलेज दिया जा रहा है उसको समझेंगे। एक तो उसके मायने समझेंगे कि प्रिविलेज है क्या, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इस प्रिविलेज को ग्रांट करने का क्या रीजन होगा, क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है हमारे सीपीसी के साथ। क्योंकि देखो बच्चे, प्रोसीजरल लॉ है नो डाउट, और प्रोसीजर के अंदर कभी भी किसी को हम लीवे देते हैं, मतलब कुछ स्पेशल एडवांटेज देते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड दैट। कुछ भी एवे कभी भी नहीं होता है, ठीक है? तो हमने कल पढ़ा था कि जहां तक बात एनिमी एलियंस की है या फिर फ्रेंडली एलियंस की है, तो वहां पर हमने उन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया था, जहां एक तरफ फ्रेंडली एलियंस को हमने उसी पोजीशन पे रखा जहां पर इंडियन सिटीजन्स हैं, आप जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, बट वहीं दूसरी तरफ जो एनिमी एलियंस थे उन पे हमने स्पेसिफिक कंडीशंस लगाई। जैसे हमने बोला कि अगर एनिमी एलियन को हमारे जुडिशियल प्रोसेस में
पार्टिसिपेट करना है तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ इंडिया में रिसाइड करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने बताई। तो परमिशन भी नेसेसरी हो गया, रेसिडेंस भी नेसेसरी हो गया। दूसरी तरफ जब हमने एनिमी एलियन की डेफिनेशन पढ़ी, वहां पर ना केवल वो लोग जो ऐसे कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, बल्कि ऐसे लोग भी जो ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं। तो ना केवल रेसिडेंस बल्कि कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस भी आपको एनिमी एलियन के क्राइटेरिया में पुश करता है, जिसकी वजह से वो सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब जहां तक बात बच्चे रूलर्स की है, फॉरेन रूलर्स की है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि रूलर्स को बिल्कुल राइट दे रखा है कि वो हमारे कोर्ट्स के अंदर रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं। केवल एक पॉइंट जिसका हमें ध्यान देना है जब भी बात रूलर्स की या रूलर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की आएगी, वो ये होगी बच्चे कि वो जो भी राइट वो रूलर एनफोर्स कराने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्ट्स, वो एक ऐसा राइट होना चाहिए जो प्राइवेट नेचर का है। ये बड़ा जरूरी है। कभी भी पब्लिक नेचर का राइट हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं होगा। उसका लॉजिकल रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी पब्लिक राइट स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री से, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लॉ से। पर यहां पे एक बात और समझनी है, हमें अपनी समझदारी के लिए एक बात को और जानना है कि व्हेन आई से कि वो प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो रूलर की पर्सनल कैपेसिटी में होगा, नहीं, कुछ ना कुछ उसका लेना देना होगा उस कंट्री से, उस जगह से जिसका वो रूलर है, जिसका वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। अब मुझे एक बार आप सभी लोग बता दो कि जहां तक यहां तक की चर्चा है, कि हम सभी लोग पॉइंट्स के बारे में क्लियर हैं? यस बोलेंगे अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो। सर हाँ जी बच्चे। सर ये कल जो प्राइवेट राइट वाली आपने अभी बात बताई, उसका एक एग्जांपल आप बताएंगे? देखो 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 बच्चे, हमको यहां आप देखो एक एक वो क्रिएट करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, सेगमेंट इन द सेंस दो चीजों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो। टर्मिनोलॉजी हमारा सीपीसी यूज कर रहा है, दैट टर्मिनोलॉजी इज दैट इट हैज टू बी अ प्राइवेट राइट। सीपीसी की जहां तक लैंग्वेज की बात है और एग्जामिनेशन में जहां तक आंसर देने की बात है, अगर आप वहां पे प्राइवेट लिखोगे दैट विल डू वेल, क्योंकि आप लीगली सही बात लिख रहे हो। पर हमको एज ए स्टूडेंट उससे भी एक कदम आगे जाना है और समझने की कोशिश करना है व्हाट डज दिस प्राइवेट मीन। अब देखो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, जैसे कल बच्ची ने एक आंसर दिया था कि व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक राइट और अ प्राइवेट राइट। बच्ची ने बोला कि सर पब्लिक राइट इज अ राइट विच इज राइट इन रेम, मतलब अवेलेबल अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड और द एंटायर सोसाइटी। बट ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट राइट होता है वो राइट इन पर्सनम होता है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। अब आप अपना खुद का दिमाग लगाओ बच्चे, मेरे से मत पूछो। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब एक सिविल लॉ। हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीपीसी पढ़ रहे हैं। और सीपीसी एसेंशियली किस चीज के बारे में है? अगर हम इंडियन सिटीजन्स की भी बात करें, क्या हम सीपीसी में आपने कभी देखा है कि पब्लिक राइट एनफोर्स कर रहे हो? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट प्रीडोमिनेंटली हम किस चीज के बारे में लड़ रहे होते हैं? पैसों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड दे आर ऑल राइट इन पर्सनम्स, प्राइवेट राइट्स। तो कहने का जो कंक्लूजन है वो यही है कि ये जो रूलर है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है जो राइट को एनफोर्स कर रहा है, इट हैज टू बी ऑफ ए प्राइवेट नेचर। दैट मींस इट शुड बी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर कंपनी, because we are saying that
he is filing a particular case in the capacity of a ruler of a country, क्योंकि वो रूलर होने के नाते कोई केस फाइल कर रहा है, तो ये समझदारी हमारे दिमाग में खुद से आ जाती है कि वो जो भी प्राइवेट राइट होगा वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होगा उस कंट्री के इंटरेस्ट से। मतलब वो रूलर की खुद की जमीन नहीं होगी कि रूलर ने खुद से कोई प्लॉट खरीदा था आगरा में, उसके लिए केस फाइल कर रहा है, तो वो एज अ रूलर केस फाइल नहीं करेगा, वो एज अ फॉरेन, जो हमने पढ़ा ना एनिमी एलियन फ्रेंडली एलियन, उस तरीके से फाइल करेगा। बट जब वो एज अ रूलर फाइल कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो प्राइवेट राइट है उसका कुछ कनेक्शन है विद द गवर्नमेंशियल वर्क। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। तो वो प्राइवेट राइट वाली बात इसलिए आ रही है क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, और ये वाली बात की उसमें कुछ गवर्नमेंशियल नेचर होगा वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो केस एज अ रूलर फाइल कर रहा है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर क्लियर है। अब बच्चे शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन में बच्चे कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं, तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ। दैट इज द रीजन कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्लास लेनी ही लेनी है, मिस नहीं करने वाला हूं मैं क्लास को, ठीक है? और ऐसा ही हम कुछ करेंगे इस क्लास के अंदर। देखो शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेक्शन जो सेक्शन 86 है वो बात करता है ऐसे सूट्स की जो फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्या आप लोगों को मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? बच्चे कर्सर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है? कैन यू सी इट? हाँ, तो मैं इस कर्सर की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा कि मैं किस जगह पर आपका अटेंशन चाह रहा हूं। तो यहां पर सेक्शन 86 के अंदर हम बात कर रहे हैं जब कोई सूट फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट फाइल हो रहा है, क्योंकि कल जो भी डिस्कशन हमने किया दैट वाज मोर और लेस ऐसी सिचुएशन के बारे में था जब ये फॉरेन रूलर्स हमारे जुडिशियल सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे थे फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। यहां पर उन पे केस फाइल किया जा रहा है, तो पहला तो डिस्टिंक्शन यहीं आ जाएगा। पर यहां पे जो प्रिंसिपल्स हैं बच्चे वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कंपैरेटिवली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो इसका सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कहता है कि नो फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट मतलब फॉरेन कंट्री, मे बी सूड इन एनी कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, otherwise competent to try the suit except with the consent of the central government। अब स्ट्रिक्ट क्यों है? इस वजह से certified in writing by a secretary to that government। मतलब किसी भी विदेशी देश के खिलाफ कोई भी कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं किया जा सकेगा जब तक ऐसा करने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है परमिशन नहीं देती है। और ये जो परमिशन है, देयर इज ए स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर दैट परमिशन, कि वो परमिशन हमेशा एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होगी जो राइटिंग में होगा, और उस सर्टिफिकेट को इशू करता है एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, मतलब सेक्रेटरी टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप अपने नोट्स में यही लिखोगे, सेक्रेटरी टू द यूनियन ऑफ इंडिया। पर इसका एक प्रोवाइजो है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसका प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में as a tenant of immovable property sue without such consent as aforesaid a foreign state from whom he holds or claims to hold the property। मतलब अभी जो हमने बात पढ़ी जहां पर हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला कि कोई भी केस फाइल नहीं होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो सर्टिफिकेट चाहिए सेक्रेटरी से, वो लागू नहीं होगी किसी एक ऐसे व्यक्ति में
जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराएदार है। कौन है? टीनेंट है। ठीक है। अगर जो रिलेशनशिप है या फिर जो आधार है किसी व्यक्ति का केस फाइल करने का किसी फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ, वो आधार ये है कि वो उस फॉरेन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में टीनेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उस गवर्नमेंट में और उस पर्टिकुलर पर्सन में पहले से ही एक लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लीगल रिलेशनशिप कौन सा है? लैंडलॉर्ड और टीनेंट होने का। इस वजह से ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। एक सेकंड दीजिए बच्चे। कहने का मतलब, एक इकलौता एक्सेप्शन है इस रिक्वायरमेंट से, जहां पे आपको कंसेंट लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो एक्सेप्शन बैठा हुआ है टीनेंट लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप पे। और टीनेंट कौन होगा? वो व्यक्ति जो केस फाइल कर रहा है। और लैंडलॉर्ड कौन होगी? वो फॉरेन गवर्नमेंट जिसके खिलाफ केस फाइल किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? प्रोवाइजो समझ में आया? यस बोलेंगे? यस सर। इसका जो सबसेक्शन 2 है, ये लैंग्वेज हमने कल भी पढ़ी थी एक सेक्शन के अंदर। इस सबसेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि ये जो कंसेंट मांगी जा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की केस फाइल करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कंसेंट किसी स्पेसिफिक केस से जुड़ी हो सकती है, या कई सारे केसों से जुड़ी हो सकती है, या कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस से जुड़ी होती है। ये मर्जी है। जो भी व्यक्ति फॉरेन स्टेट पे केस फाइल करने की सोच रहा है, वो किस फॉर्मेट में परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी परमिशन दे रही है, जो अपनी कंसेंट दे रही है, क्या वो किसी एक स्पेसिफिक केस के बारे में दे रही है, या फिर कई सारे केसों के बारे में दे रही है। ठीक है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ आपको 5 केस फाइल करने हैं, 10 केस फाइल करने हैं, तो हर केस के लिए आप एक सेपरेट परमिशन लेके लिए बार बार सर्टिफिकेट इश्यू कराओगे। केवल एक सर्टिफिकेट भी कई सारे केसेस को फाइल करने की परमिशन दे सकता है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, आप सभी लोग उससे रिलेट कर पाओगे। देखो, आपको याद होगा कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम से बहुत बड़ी घटना हुई थी हमारे देश में। क्या हम सभी लोग जानते हैं उस चीज के बारे में? यस सर। यस सर। याद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी जिसके प्लांट से वो गैस लीक हुआ था? सर यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड की वो कंपनी थी बच्चे, कौन से कंट्री की थी वो? अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स की थी। और किसी को रफ आइडिया है कि कितने केस फाइल करे गए थे उस कंपनी के खिलाफ? देखो, एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूं आपको। जब वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई बच्चे, आप सभी को पता है कि देखो पॉलिटिक्स तो हर चीज के ऊपर होती है। सही डेटा क्या था मरने वालों का उसमें ना जाते हुए, जो लीगल पॉइंट निकल के आया, पहली बार ऐसा हुआ बच्चे हमारे देश के अंदर, जहां पर बाढ़ आ गई। बड़ा बड़ा लॉयर, एक से एक बड़ा लॉयर, वहां पे उसने घेरा बना दिया भोपाल में। किस वजह से? केवल और केवल पॉपुलैरिटी पाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा था, रिप्रेजेंट करने की बात थी गरीब लोगों को, तो सब लोग लाइन लगा दिए। और जो वहां का कोर्ट था, जो जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन बन रहा था, अब क्रिमिनल केसेस को साइड रखो, जो सिविल क्लेम्स करे जा रहे थे कंपेंसेशन के लिए, रिलीफ के लिए, जे इतने केस फाइल करे, इतने केस फाइल करे गए, और ओवरलैपिंग केसेस।
हर एक केस में उन्हीं लोगों का नाम बार बार ओवरलैप कर रहा था, और दैट वाज द रीजन कि फिर से स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल बनाया गया, वो सारी चीजें हुई। पर बच्चे एक बात आगे चल के निकल के आई कि हमको ये जो केस फाइल करना है वो ना केवल यूनियन कार्बाइड के खिलाफ करना है, व्हाई डोंट वी इंक्लूड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इनटू इट? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल था यूनियन कार्बाइड के प्लांट लगने के पीछे, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ था। तो इंडियन गवर्नमेंट में भी केस फाइल करने की बात हुई और यूएस को भी इन्वॉल्व करने की बात हुई, और तब ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं इसकी बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत पड़ी। देख पा रहे हो जैसा स्ट्रक्चर है सेक्शन का, सीधे तौर से लिखा हुआ है अगर आपको केस फाइल करना है फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ और वो टीनेंसी वाला सिनेरियो नहीं है, देन यू नीड द परमिशन। बच्चों लेट मी टेल यू, कभी मैं उसकी आपको सेपरेटली कहानी सुनाऊंगा, हरगिज परमिशन नहीं दी गई। उससे भी ज्यादा ब्लेटेंट पता है क्या था? जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसने एक ऑब्जेक्शन लिया कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो मेरा केस डिसाइड कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि वही डिसाइड करे। पर बच्चे जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी वो अमेरिका में जाके अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्ग्यू कर रही थी कि इस केस को इंडियन कोर्ट के द्वारा नहीं बल्कि अमेरिकन कोर्ट के द्वारा डिसाइड करना चाहिए। में से कोई भी आंसर कर सकता है कि बच्चे ऐसा क्यों था? किसी को कुछ आइडिया हो रहा है, कुछ समझ पा रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है यूएस में जाके कि आप डिसाइड करो कंपेंसेशन को, हम नहीं कर पा रहे। और बच्चे इतना ब्लेटेंट था कि ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया ने आर्ग्यू किया कि हमारे कोर्ट्स इनकॉम्पिटेंट हैं टू डील विद सच अ केस। इमेजिन, किसी देश की सरकार दूसरे देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कह रही है कि हमारे कोर्ट की बस की बात नहीं है, आप कर दो। ये लेवल था, दिस इज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री बच्चे। और वहां पर ये जब सेक्शन की जरूरत पड़ी तब ये सेक्शन बिल्कुल काम नहीं आया। क्यों? इससे आपको याद रह जाएगा इस कहानी से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज द बिहोल्डर ऑफ रियल पावर इन सब मामलों के बारे में। गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? यस बोलेंगे बच्चे? यस सर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोल लो, पावर बोल लो, जो बोलना चाहो वो बोल लो, ठीक है। पर ये वाली जो बात मैंने अभी बोली कि जो परमिशन है इट मे बी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस, यहां पे हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है परमिशन के लिए मांग रहा है, जो परमिशन मांग रहा है केस को फाइल करने के लिए, परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसा ना लगे। आप ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने शुरू में बोला था ना बहुत स्ट्रिक्ट सेक्शन है। जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा ना लगे कि वो जो फॉरेन स्टेट है उसने सूट फाइल किया हुआ है कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ
केस फाइल करने की सोच रहा है। अब आपको बड़ा ही अचंभा हो रहा होगा जब मैंने आपको यह बात बोली। देखो बच्चे, एक बात आप सुनो, एक बात आप समझो। जब भी हम केस फाइल करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के खिलाफ, जो सबसे पहली प्राइमरी क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो जुड़ा होता है प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में। प्लेस ऑफ सुइंग से मतलब कि वो केस फाइल होगा कहां पे। जो सेक्शंस हमने पढ़े थे सीपीसी के अंदर, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, उन सेक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था कि डिपेंड्स ऑन द नेचर, कि उस क्लेम का नेचर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। पर अगर उस पूरे डिस्कशन को हम एक लाइन में कहें तो इट इज समथिंग कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है वहां पर आमतौर पर केस फाइल किया जाता है। पर स्पेसिफिकली जब कोई फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होती है बच्चे, तो भी ये जरूरी नहीं होता कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो स्पेसिफिक हो किसी पर्टिकुलर कोर्ट से। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई कौन से कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा? हमारे देश के अंदर तो कितने सारे सिविल कोर्ट्स हैं। उसके लिए कुछ टारगेटेड क्राइटेरियाज बनाए हैं जिसकी वजह से आसानी हो जाती है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कोर्ट सही रहेगा परमिशन देने के लिए, केस फाइल करने के लिए। जिसका पहला आधार यही है जिसको मैंने अभी बताया आपको, कि अगर वो जो सरकार है जिसके खिलाफ केस फाइल करा जा रहा है, अगर उस सरकार ने पहले से ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस फाइल किया हुआ है किसी भी कोर्ट के अंदर, भारत में सिविल कोर्ट के अंदर, तो ये जो व्यक्ति केस फाइल कर रहा है उस फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको भी उसी कोर्ट में फाइल किया जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ जुड़ी हुई सिचुएशन से डील कर रहा होगा कोर्ट, तो इट विल बी फीजिबल और इजी हो जाएगा उसके लिए टू गेट द एंटायर पिक्चर। तो अगर पहले से ही कोई सूट उस गवर्नमेंट ने फाइल कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, उसी कोर्ट के पास चले जाएंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉरेन गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ केस फाइल हो रहा है, अगर वो कोई बिजनेस करती है, कोई भी व्यापार करती है किसी भी कोर्ट के लोकल लिमिट्स के अंदर, उसकी जुडिक्शन के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो कोर्ट है जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर वो ट्रेड किया जा रहा है, वो बिजनेस किया जा रहा है फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो कोर्ट है वो एक सही कोर्ट रहेगा जिसके बारे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हो गया केस फाइल करने का, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? बिजनेस कंडक्ट करने का, और तीसरा क्राइटेरिया तो आप सबको पहले से ही पता है। तीसरा क्राइटेरिया है कि वो जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, और वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिससे जुड़ा हुआ है केस, तो अगर किसी कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर आ रहा है तो उसी कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। मतलब अगर जो आधार है उस फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करने का, वो आधार किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, अचल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो जहां पर भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर हम वहीं पे केस फाइल करेंगे।
ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे अभी तक, कि जब भी बात आएगी कोर्ट को आइडेंटिफाई करने की, एसेंशियली हम लोग 3 बातों को दिमाग में रखेंगे। पहली बात कि कोई प्रायर केस फाइल किया गया है फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं। दूसरा कि फॉरेन गवर्नमेंट ट्रेड और बिजनेस कर रही है या नहीं। और तीसरा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से इन्वॉल्व है सिचुएशन, तो वो किसकी लोकल लिमिट्स के अंदर आ रहा है। और आखिरी तो पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देने से पहले, कंसेंट देने से पहले, कि ये जो हमारी फॉरेन गवर्नमेंट है, जिसको ये प्रिविलेज दिया गया है हमारे सबसेक्शन 1 के अनुसार, कि उसके खिलाफ केस नहीं फाइल किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो। अगर उस गवर्नमेंट ने खुद से उस प्रिविलेज को वेव किया है, वेव करा है मतलब छोड़ दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ सर्टिफिकेट इशू करने से पहले। ये वेवर वाली बात जो है बच्चे, ये थोड़ी सी बात महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझना सही एस्पेक्ट में जरूरी है। देखो बच्चे, हम लोग रह रहे हैं ऐसे जमाने में जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत कॉमन एस्पेक्ट हो गई है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है बच्चे, बिजनेस ही सब कुछ है। आजकल कौन बिजनेस नहीं करता? रोड पे चलते सब्जी वाले से लेके सरकार तक सब बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में कई बार जरूरी हो जाता है कि जो सरकार को स्पेशल पावर्स या स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं अलग अलग कानूनों के अंदर, वो उनको छोड़ें, उनको वेव ऑफ करें, जिससे जिन लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं उनके मन में कॉन्फिडेंस आए उस सरकार के ऊपर। तो हमारा ये जो सेक्शन है, देखो, किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करेगा सरकार के साथ और उसे पता होगी कि कल को मैं चाह के भी केस फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो वो हिचकिचाएगा। उस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट अपने इस प्रिविलेज को वेव ऑफ भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर वो वेव ऑफ करती है तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है और उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है सर्टिफिकेट को इशू करने के बारे में। ठीक है, क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं बच्चे? वेवर का पॉइंट समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? यस बोलो भाई। यस सर। भी बस सुनते चलो, इन पॉइंट्स को लिखते चलो। मैं पूरे सेक्शन को कंक्लूड कर दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक स्टोरी के फॉर्म में फ्रेम कर दूंगा। अब देखो सबसेक्शन 3, जो हमारा सबसेक्शन 3 कहता है कि जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो, और कंसेंट मतलब क्या? वही कि राइटिंग में होनी चाहिए, सर्टिफिकेट के फॉर्म में होनी चाहिए, और उसको कौन इशू करेगा? सेक्रेटरी, सरकार का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। जब तक ऐसा नहीं होगा, अब देख लो बच्चे, देखो कितने ध्यान से देखो, नो डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। मतलब ना केवल किसी फॉरेन स्टेट के खिलाफ केस फाइल करने के लिए आपको कंसेंट की जरूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बल्कि अगर आपने केस फाइल कर भी दिया कंसेंट पाने के बाद,
उसके बावजूद अगर कल को सरकार हार गई केस, वो फॉरेन गवर्नमेंट हार गई केस और आपके फेवर में डिक्री आ गई, तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा अगर उस डिक्री के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो उस फॉरेन स्टेट को बिलोंग करती है। तो प्रॉपर्टी के रिलेशन में, फॉरेन स्टेट की प्रॉपर्टी के रिलेशन में किसी भी डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगा जब तक जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चे, वो कंसेंट ना दे दे, वो परमिशन ना दे दे। तो ये टू फेज्ड सेक्शन है बच्चे, कि आपको केस फाइल करने के लिए तो कंसेंट चाहिए ही चाहिए, पर पूरा केस समाप्त करने के बावजूद, विक्टोरियस बाहर आने के बावजूद, आपके लिए यह जरूरी है कि आप क्या करो, कंसेंट लो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जब आप कंसेंट लोगे तभी प्रॉपर्टी के खिलाफ आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकोगे। ठीक है, अब आ जाओ आप सबसेक्शन 4 पे। और जो हमारा सबसेक्शन 4 है, ये बड़ी सीधी सी बात कहता है। यहां पे बोला जा रहा है कि जो भी हमने बातें पढ़ी इस सेक्शन के अंदर, अभी हम जो भी बातें बोल रहे हैं जो किसी फॉरेन स्टेट के रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, जो अप्लाई होंगी किसी एम्बेसडर पे, यहां ध्यान से देखना बच्चे, यही नई बात है। तभी हमने टाइटल में देखा था ना कि एम्बेसडर लिखा था, एनवॉय लिखा था, पर अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी सबसेक्शन 3 तक, सब जगह क्या शब्द इस्तेमाल हो रखा था, फॉरेन स्टेट। कहीं पे अभी तक तो एम्बेसडर लिखा ही नहीं आया, ना ही एनवॉय लिखा आया। तो हमारा जो सबसेक्शन 4 है वो कहता है कि ये जो भी प्रिविलेज हमने अभी तक पढ़ी सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 3 के अंदर, वो ना केवल किसी फॉरेन स्टेट को बल्कि उस फॉरेन स्टेट के रूलर पे भी लागू होती हैं, उस फॉरेन स्टेट के एम्बेसडर, एनवॉइस पे भी लागू होते हैं, कोई भी हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ कंट्री का उस पे भी लागू होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसा मेंबर जो स्टाफ का पार्ट है किसी एम्बेसी के अंदर, किसी एनवॉयंस के अंदर, किसी हाई कमीशन के अंदर, जिसको भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे ये है, जिसके भी बारे में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जनरल और स्पेशल ऑर्डर के तहत स्पेसिफाई करती है। तो कहने का मतलब है 3 कैटेगरी के लोग तो बच्चे इंक्लूड होंगे ही होंगे। कौन कौन से? फॉरेन स्टेट का रूलर, एम्बेसडर, एनवॉय और हाई कमिश्नर। पर इनके अलावा इन जगहों पे काम करने वाले कौन से स्टाफ्स, कौन सी डेजिग्नेशंस, कौन सी ऑफिसर्स को ये प्रिविलेज देनी है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी, डिसाइड करेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रिविलेज कौन सी? वही वाली प्रिविलेज कि कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता किसी फॉरेन स्टेट के रूलर के खिलाफ, किसी एम्बेसडर के खिलाफ, किसी एनवॉय के खिलाफ, किसी हाई कमिश्नर के ऑफिसर के खिलाफ, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो। द सेम प्रिविलेज जिसको हमने पढ़ा था फॉरेन कंट्री के बारे में, वो इन कैटेगरी के लोगों को भी मिलती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? सेक्शन 4 क्लियर है बच्चे? यस सर। मेरे को बस 1 सेकंड दो बच्चे।
ठीक है, अब आ जाओ आप लोग सबसेक्शन 5 पे। ये जो हमारा सबसेक्शन 5 है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? सबसेक्शन 5 के अंदर जो स्पेसिफिक प्रिविलेज दिया जा रहा है बच्चे, इन्हीं कैटेगरी के लोगों को जिनकी हम बात कर रही है अभी सबसेक्शन 4 के अंदर, वो प्रिविलेज है उनके अरेस्ट होने के बारे में। अब मैं आप सभी से चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, क्योंकि बड़ा मजेदार सा पॉइंट है। क्योंकि अभी तक हमने अरेस्ट की बात नहीं करी। जब भी हम फॉरेन स्टेट की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो डिक्री की बात रही हो, वहां पर प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस हो रहा था। प्रिविलेज के मैटर्स में पहली बार हम देख रहे हैं कि अरेस्ट का प्रावधान है। और क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा सीपीसी के अंदर। कौन किस किस को? किसी भी फॉरेन स्टेट के रूलर को, एम्बेसडर को, एनवॉय को, हाई कमिश्नर को, या फिर वही बात, कोई भी मेंबर जो स्टाफ का है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा सीपीसी के अंदर। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है बच्चे? जब तक हम फॉरेन गवर्नमेंट मतलब फॉरेन स्टेट की बात कर रहे थे, फॉरेन स्टेट क्या है? फॉरेन स्टेट तो सरकार है, कंट्री है। अब कंट्री को तो आप जेल में डाल नहीं सकते। जेल तो आप किसी आदमी को ही डाल सकते हो ना, किसी रूलर को डाल सकते हो, एम्बेसडर को डाल सकते हो, कि ये सारे लोग व्यक्ति हैं, इंसान हैं। सरकार तो इंसान नहीं है। यही रीजन था कि सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर और सबसेक्शन 3 के अंदर हमने कोई मेंशन नहीं पाया अरेस्ट के बारे में। प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही थी। पर जैसे ही सबसेक्शन 4 के अंदर हमने ये बोला कि ये सारी प्रिविलेज इन लोगों को भी मिलेगी जो इंसान हैं, अगला ही सबसेक्शन हमने अरेस्ट के बारे में बना दिया और बोला कि इन लोगों को अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है, ये जो प्रिविलेज दी गई है सबसेक्शन 5 के अंदर, ये बच्चे एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। ये हमको समझना है, क्योंकि जो शब्दावली इस्तेमाल करी गई है ना सबसेक्शन 5 के अंदर, वो बहुत स्पेसिफिक है। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अरेस्टेड, मतलब उनको अरेस्ट करा ही नहीं जाएगा। यहां पे बात ये नहीं हो रही कि कंसेंट ले लो, यहां पे बात हो रही है कि अरेस्ट आपको करना ही नहीं है सीपीसी के अंदर। वैसे तो सीपीसी के अंदर बहुत कम ही पॉसिबिलिटीज हैं किसी को अरेस्ट करने की। याद होगा एग्जीक्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं, पर वो भी नहीं कर सकते इन लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा मस्त प्रिविलेज दिया हुआ है। और आखिरी सबसेक्शन बच्चे इस सेक्शन का कहता है कि अगर रिक्वेस्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उस रिक्वेस्ट के अंदर कंसेंट मांगी गई है सबसेक्शन 1 के अंदर, किसके बारे में होगी वो कंसेंट? कि भाई मुझे केस फाइल करना है, किसके खिलाफ करना है? फॉरेन स्टेट के खिलाफ, फॉरेन रूलर के खिलाफ, एम्बेसडर के खिलाफ, एनवॉय के खिलाफ, हाई कमिश्नर के खिलाफ, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। तो अगर ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट मांगी गई है कंसेंट के लिए, तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस रिक्वेस्ट को ठुकराने से पहले पूरी तरीके से या टुकड़े में उस व्यक्ति को जो रिक्वेस्ट मांग रहा है, जो कंसेंट मांग रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा। अपॉर्चुनिटी भी रीजनेबल होनी चाहिए। उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी बात को सामने रखे। मतलब किसी भी व्यक्ति की परमिशन को ठुकराने से पहले हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को सुने, उसको अपनी बात सामने रखने का मौका दे। वही बात बचे, ऑडी अल्ट्रम पार्टम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं आपको कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, ये लीगल प्रोसीडिंग्स में तो लागू होते ही हैं, पर विद द एडवांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में भी इक्वली अप्लाई
होते हैं। दैट इज द रीजन हम यहां पर इस प्रोविजन को देख रहे हैं कि किसी भी ऐसी परमिशन को ठुकराने से पहले अपॉर्चुनिटी मिल रही है सुनने की। अब फटाफट से बच्चे इस सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी लोग अपने नोट्स को क्रॉस चेक कर लो और अपने दिमाग को भी फटाफट से कर रहे हैं बच्चे। जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि किसी भी फॉरेन स्टेट के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के आधार पर राइटिंग में परमिशन ना दे। और इसको इशू कौन करता है बच्चे? सेक्रेटरी टू द यूनियन ऑफ इंडिया। पर इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जो व्यक्ति है जो केस फाइल कर रहा है वो टीनेंट लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप शेयर करता है विद दैट पर्टिकुलर फॉरेन स्टेट, तो ऐसी सिचुएशन में कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन, टीनेंट वाला। ठीक है। फिर जो हमारा सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि ये जो परमिशन है ये किसी स्पेसिफिक सूट के बारे में हो सकती है, कई सारे सूट्स के बारे में हो सकती है, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो कोर्ट है जिससे जुड़ी होगी ये कंसेंट की, जिस कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया जा सकेगा, वो या तो ऐसा कोर्ट होगा जिसके अंदर उस फॉरेन स्टेट ने केस फाइल कर रखा है पहले से उस व्यक्ति के खिलाफ, या फिर ऐसा कोर्ट होगा जिसके लोकल लिमिट्स के अंदर वो फॉरेन स्टेट बिजनेस करती है, या फिर वो ऐसा कोर्ट होगा जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर उस फॉरेन स्टेट की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जिसके बारे में वो केस है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये जो प्रिविलेज दी गई है हमारी इस फॉरेन स्टेट को, अगर उसने उसको वेव ऑफ कर रखा है तो दिस इज वेरी वेल एंड गुड और सेंट्रल गवर्नमेंट हिचकिचाएगी नहीं परमिशन को ग्रांट करते वक्त। ठीक है। तो ये 3 और 4 आधार हमारे सामने मिलते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर। पर जो सबसेक्शन 3 है वो इस बात को और अगले लेवल पे ले जाता है। पहली स्टेज मतलब केस फाइल करने की स्टेज से लास्ट स्टेज पे ले जाता है, मतलब डिक्री के एग्जीक्यूशन तक, और बोलता है कि भले ही जो भी पढ़ा हमने अभी तक उस सब के बावजूद किसी भी डिक्री को किसी भी फॉरेन स्टेट की प्रॉपर्टी के खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट राइटिंग में सर्टिफिकेट के फॉर्म में परमिशन ना दे। और इसको भी कौन देगा? सेक्रेटरी टू द यूनियन ऑफ इंडिया। फिर बात आती है सबसेक्शन 4 पे, जो बोलता है कि ये जो सारी बातें हमने पढ़ी, ये सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी एक रूलर को भी, एक एम्बेसडर को भी, एक एनवॉय को भी, एक हाई कमिश्नर को भी, या हर एक ऐसे व्यक्ति को जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। ठीक है। और सबसेक्शन 5 के अंदर क्योंकि ये सारे इंसान आ गए, अगले ही सबसेक्शन में अरेस्ट से प्रोटेक्शन दे दी कि कोई भी रूलर, कोई भी एम्बेसडर, कोई भी एनवॉय, कोई भी हाई कमिश्नर अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। क्यों नहीं किया जा सकेगा? क्यों नहीं किया जा सकेगा? ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि उनको अरेस्ट नहीं कर सकते सीपीसी के अंदर। ठीक है। और फाइनली जो हमारा सबसेक्शन 6 है ये बोलता है कि ये जो कंसेंट है, ये जो कंसेंट मांगी जा रही है केस फाइल करने के लिए, ऐसी कोई कंसेंट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना मिले अपनी बात को सामने रखने की। मुझे जल्दी से बता दो बच्चे, क्या हम सभी लोग सेक्शन 86 को समझ पाए हैं? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? अभी क्लियर है बच्चे? सभी लोगों को समझ आ गया? हाँ जी सर। ठीक है। तो ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी अपने नोट्स में IMP लिख लेना। ठीक है। अब आते हैं बच्चे हमारे सेक्शन 87 पे, और जो सेक्शन 87 है छोटा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, और आपको याद भी रह जाएगी बात। ये बात करता है किसकी? फॉरेन रूलर्स की एज पार्टीज टू द सूट। मतलब वही फॉरेन रूलर्स जिनको हम ओवर टाइम अंडर डिफरेंट सेक्शंस प्रिविलेजेस पे प्रिविलेजेस दिए ही जा रहे हैं। अब उनके स्टेटस के बारे में बात हो रही है एज पार्टीज टू द सूट। अब हम लेवल में आगे बढ़ गए। अभी तक केस फाइल होगा या नहीं होगा यहां तक अटके हुए थे, अब केस फाइल हो गया है, तो जब वो पार्टी टू द सूट हो गए हैं उसके बारे में सिचुएशन क्या है? सेक्शन 87 कहता है कि जो रूलर है किसी फॉरेन स्टेट का, वो खुद केस फाइल कर सकता है या उसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है उसकी स्टेट के नाम से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
मैंने आपको जो प्राइवेट राइट वाली बात बताई ना, जिससे हमने क्लास को शुरू किया था, अब वो आपको सही मायनों में यहां पे समझ में आई कि अगर कोई भी रूलर केस फाइल कर रहा है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, या उसके खिलाफ कोई केस फाइल हो रहा है, तो वो उसकी सरकार के नाम से होगा। मतलब अमेरिका के रूलर के खिलाफ कर रहे हो तो इट वुड बी द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस जो भी डिफेंडेंट बना रहे हो। तो जो केस फाइल होगा फॉरेन रूलर्स के द्वारा, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा उनकी सरकार के नाम पर इसका एक प्रोवाइजो है, और प्रोवाइजो जुड़ा हुआ है अभी इसी सेक्शन से जिसको हम पढ़ के आए हैं, सेक्शन 86 को। वो कहता है कि ये जो कंसेंट की बात पढ़ी ना हमने सेक्शन 86 के अंदर, वहां पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसी डायरेक्शन दे सकती है कि ये जो रूलर है उस पे केस फाइल किया जाना चाहिए किसी एजेंट के नाम से या किसी और व्यक्ति के नाम से, बल्कि ना कि उस सरकार के नाम से। अब ये बड़ा बच्चे डिप्लोमेसी का सब्जेक्ट मैटर है। अब आप सभी समझ रहे हो कि बच्चे हर एक सरकार है, हर एक देश है, सबका अपना प्रेस्टीज है, सबका अपना स्टेटस है, और कोर्ट में किसी को खदेड़ा जाना ऑब्वियसली कोई शान की तो बात है नहीं। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैसे आमतौर पर तो कानून यही कहता है कि अगर कोई केस है जिसमें फॉरेन रूलर इन्वॉल्व है तो वहां पर हम उसकी सरकार का नाम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई परमिशन मांग रहा है कि मेरे को किसी फॉरेन रूलर के खिलाफ केस फाइल करना है, तो वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस कंसेंट को ग्रांट करते वक्त एक कंडीशन लगा सकती है कि आप केस तो फाइल कर दो, पर वो जो केस है उस रूलर की सरकार के नाम से नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से नहीं होगा, वो किसी दूसरे नाम से करना पड़ेगा। या तो उस एजेंट के नाम से कर दो जो रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार को। याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारे फॉरेन रूलर्स का एजेंट्स, और उनके बीच में जो एजेंसी क्रिएट हो जाएगी, और आमतौर पर यही किया जाता है। सरकार का नाम बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि आप सरकार का नाम इस्तेमाल करने के बदले आप उस एजेंट का नाम इस्तेमाल कर लो जो डिफेंड करने वाला है उस फॉरेन रूलर को, और उसके नाम से प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करो। वही डिप्लोमेसी का सब्जेक्ट मैटर है, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अ फॉरेन कंट्री। क्लियर है बच्चे? सबको समझ में आया है सेक्शन 87? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो सेक्शन 87A है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, पर इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं। वैसे उल्टा होता है कि पहले डेफिनेशंस बताते हैं बाद में सेक्शंस बताते हैं। यहाँ पे कुछ उल्टी कहानी चल रही है कि पहले तो राम कहानी बता दी। ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने पूरी गीता पढ़ ली और आखिरी में बता रहे हैं कि कृष्णा भगवान कौन है, अर्जुन कौन है। तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पे 87A के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन बताई जा रही है किस किस की, फॉरेन स्टेट की और रूलर्स की। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कभी बना तो। यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो फॉरेन स्टेट है इसका मतलब है कोई भी ऐसी स्टेट जो भारत से बाहर है और जिसको रिकॉग्निशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर एक बात तो पहली वाला जो कंपोनेंट है इस डेफिनेशन का, वो तो मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वो भारत से बाहर है। ऑब्वियसली भारत में है तो हम वो खुद ही है, भारत से बाहर होनी चाहिए कोई भी फॉरेन स्टेट है। पर ये जो दूसरी बात है रिकॉग्निशन वाली, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो, टीवी चैनल्स वगैरह देखते हो, तो आपने कुछ बातों को सुना होगा कि फलाने फलाने देश ने फलाने देश को रिकॉग्निशन दे दी, या फिर यूनाइटेड नेशन ने फलाने फलाने देश को रिकॉग्निशन दे दी। कई बार आपने ऐसा मामला सुना होगा, और खासकर सुना होगा ऐसा मामला आपने सीरिया, ताइवान, सीरिया,
हांगकांग, इजराइल, पैलेस्टाइन, ये सारे कंट्रीज के बारे में आपने इस डिस्प्यूट को बहुत सुना होगा। तिब्बत। बच्चे, हर एक देश दूसरे देश की एग्जिस्टेंस को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन देता है। मतलब जैसे भारत बोल रहा है कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि दुनिया में एक पाकिस्तान नाम का देश है, या चाइना नाम का देश है, या यूएस नाम का देश है। तो हमारी ये जो फॉरेन स्टेट है, ये जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज करी और ये जो बेनिफिट्स की बात करी, ये केवल उन्हीं स्टेट्स तक लिमिटेड होगी जिनको हमारी भारतीय सरकार ने मान्यता दे रखी है। अगर भारतीय सरकार किसी फॉरेन टेरिटरी को मतलब एक देश मानते हैं, तो उनको वो सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। किसकी डेफिनेशन हो गई? फॉरेन स्टेट की। दूसरी डेफिनेशन है रूलर की। ये बड़े सिंपल सी है। रूलर का मतलब है इन रिलेशन टू ए फॉरेन स्टेट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माना जा रहा है कि वो उस देश का हेड है। कौन है? हेड है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर किसी देश का हेड होता है, वो उस देश का रूलर कहलाता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मॉरिसन साहब, चाइना की बात करें तो जिनपिंग। तो ये जो हेड्स हैं अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, वो रूलर की डेफिनेशन में गिरेंगे। ठीक है? क्या क्लियर है बच्चे? दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई आप सभी लोगों को? क्लियर? यस सर। अब देखो इसका सबसेक्शन 2 देखो। ये जो सबसेक्शन 2 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जिम्मेदारी थोपता है पहली बार। और ये जिम्मेदारी किस पे है? ये कोर्ट पे जिम्मेदारी। अब कोर्ट की जब भी जिम्मेदारी होती है तो आप समझ जाया करो, कल को हो सकता है ये आपकी भी जिम्मेदारी बन जाए, सब कुछ ठीक रहा तो यहां पे बोला जा रहा है कि हर एक कोर्ट बाध्य है जुडिशियल नोटिस लेने के लिए इस फैक्ट का, इस तथ्य का। किस तथ्य का? पहला, कि कोई स्टेट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, कि कोई व्यक्ति किसी स्टेट का हेड है या नहीं। कहने का मतलब है जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके पास कोई भी पावर या कोई भी लिबर्टी नहीं है इस बात को डिटरमाइन करने की कि कोई फलाना स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, या कोई फलाना व्यक्ति किसी स्टेट का हेड है या नहीं, मतलब रूलर है या नहीं। ये दोनों ही बातें पूरी तरीके से किसके परव्यू में आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आती हैं। और एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया या फिर उसके रिकॉर्ड्स अगर शो करते हैं कि फलानी जगह को वो रिकॉग्निशन देती है या नहीं देती है, या फलाना व्यक्ति उस फलाने देश का रूलर है या नहीं, कोर्ट को उस बात का जुडिशियल नोटिस लेना ही लेना होगा। कोई भी जज सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के ऊपर अबव जाके ये नहीं बोल सकता कि मैं तो इस देश को रिकॉग्निशन नहीं मानता, या मैं तो इस व्यक्ति को हेड नहीं मानता। नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, जो उसके रिकॉर्ड्स कहते हैं, यू हैव टू कंप्लाई विद दैट ओनली। क्लियर है बच्चे? सेक्शन 87A समझ में आ गया सभी लोगों को? तीनों बातें समझ में आ गई हैं? यस सर। चलो बच्चे, फिर 87B से शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? और देखो, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब कल, उसमें ये सेक्शन आने वाला है जो आप अपनी नजरों के सामने देख रहे हो, सेक्शन 88। इस सेक्शन 88 को बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप कम से कम इस सेक्शन को एक बार अच्छे से शांति से पढ़ के, बहुत मजेदार सेक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार पढ़ के आना। एक्सप्लेन तो मैं आपको कल कर ही दूंगा। चलो, किसी को कुछ पूछना है बच्चे आज की क्लास से?
यस सर। ऑल गुड? सर 87 का प्रोवाइजो थोड़ा रिपीट कर दीजिए। 87 का प्रोवाइजो थर्ड, एक सेकेंड। 87 का बच्चे, 87 तो ये वाला है, 86 का बोल रहे हो? नो अच्छा, सर 87 का प्रोवाइजो। 87 का प्रोवाइजो ये वाला? यस सर। देखो जो रूल है, रूल लिखा हुआ है यहां पर। रूल कहता है कि जब भी किसी फॉरेन स्टेट के खिलाफ, मतलब फॉरेन स्टेट के रूलर के खिलाफ केस फाइल होगा या फॉरेन स्टेट का रूलर केस फाइल करेगा, तो उसके लिए जो डेजिग्नेशन है, जो नाम लिखते हैं ना बच्चे, हम नाम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे रमेश वर्सेस कमलेश, हाँ सिविल केस है कोई तो नाम जो इस्तेमाल होगा वो नाम होगा उस रूलर के देश का, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे ये रूल है। पर अगर कभी किसी फॉरेन स्टेट के खिलाफ केस फाइल किया जाना है, और आपको पता है 86 के अंदर ये जरूरी है कि अगर फॉरेन रूलर के खिलाफ आपको केस फाइल करना है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, और आपने कंसेंट के लिए अप्लाई किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपसे बोल सकती है कि चलो आप केस तो फाइल कर दो, पर जो नाम इस्तेमाल करोगे उस केस के अंदर, जो आप प्लेंट बनाओगे, वहां पर उस सरकार का नाम इस्तेमाल मत करो जहां का वो रूलर है। उसके बदले उस रूलर को जो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कल मैंने पढ़ाया था बच्चे आपको एजेंट वाली बात, जो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नाम से केस की कार्रवाई को चला। ठीक है, समझ में आ गया? सर? हाँ जी बच्चे। सर ये एजेंट उन्हीं फॉरेन रूलर की पार्टी का ही होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे उनके लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू ठीक है, चलो क्लियर है बच्ची? जो पूछ रही थी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस सर। चलो थैंक यू सो मच बच्चे, आप सभी लोगों से मैं मिलूंगा 7 बजे। 7 बजे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।